Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 दिसंबर 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम अब से आपको 5 बजे ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप लोग हमेशा रेडी रहना मॉर्निंग में 5 बजे इस वीडियो को देखने के लिए। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया यार, कुछ अर्जेंट काम था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, उससे निपटने में काफ़ी टाइम लग गया। खैर हमारा द हिंदू का वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। खैर अभी हमारा इस साल का आखिरी महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो आज है 1 दिसंबर 2023। आज थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हैं। मोटिवेशन ये है कि दोस्तों आपने करना क्या होता है, आपका महीना यहाँ से शुरू हो रहा है और आपने अगर दिन वेस्ट करने स्टार्ट कर दिए तो एक कह सकते हो जो मोटिवेशन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। यार अब तो थोड़ा समय और नए साल से हम नई प्लानिंग करेंगे, नया रेजोल्यूशन लेंगे, ऐसा करते हैं ना हम लोग। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपका नया साल आएगा, सभी का नया साल आएगा। कुछ बदलने वाला है नहीं बदलेगा, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने वाला है। समझ गए? तो ये रेजोल्यूशन वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर छोड़ो और पहली बात यहाँ पर ये सुनो कि आज 1 दिसंबर है तो आप में से जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं सीरियसली एग्जामिनेशन के लिए, उनको प्लानिंग करनी होगी कि भाई यहाँ पर ये जो मेरे 31 दिन हैं इसमें मुझे किस तरीके से काम करना है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूँ, इंस्टाग्राम पे 14,000 लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डेली बेसिस पे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर टाइम मेंटेन नहीं हो पाता, शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाता। टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस मैं रिसीव करता हूँ। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर मैं एक सजेशन देता हूँ। वो सजेशन यहाँ पर यह है कि कभी भी आप अगर अपना टाइम टेबल बनाओ तो समय के हिसाब से मत बनाना कि भाई इतने बजे मैं उठूँगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ाई, इतने बजे से इतने बजे तक ब्रेकफास्ट, इतने बजे से इतने बजे तक रेस्ट। ऐसा करते हैं ना, मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। मतलब इस तरीके के उनके शेड्यूल्स होते हैं। मतलब आपको हंसी आएगी कि आप सोचो यार इतने बजे से इतने बजे तक मैंने शेड्यूल बनाया, उसको मैंने 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, अरे 1 सप्ताह फॉलो कर लिया, अरे हद से हद 2 सप्ताह फॉलो कर लिया। क्या वो कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो हो पाता है? नहीं हो पाता। सबने ट्राई किया, इवन अपने प्रिपरेशन डेज में मैंने भी ट्राई किया। उसके बाद जाकर एक बहुत अच्छा सोल्यूशन क्या निकलता है? सोल्यूशन ये आता है कि दोस्तों आपने कभी भी टाइम के हिसाब से अपना शेड्यूल नहीं सेट करना है कि भाई इतने बजे उठ के इतने बजे ये करूँगा। हमेशा यहाँ पे अपने टारगेट्स बनाने हैं। आज अगर आप उठ चुके हो, ये वीडियो देखकर कंप्लीट हो चुके हो, निपट चुके हो, तो अब क्या करना पड़ेगा? पूरे दिन की यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी कि भाई मुझे आज लक्ष्मीकांत के ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऑप्शनल ये पढ़ना है, करंट अफेयर कवर करना है। ये आपका हो गया आज का टारगेट। लिख लिया और सामने यहाँ पर चिपका दिया टेबल पर और बता देना ये मेरा टारगेट है 6 घंटे का, ये 6 घंटे में मुझे कवर करना ही करना है। ठीक है, मैं कुछ भी चीज़ छोड़ सकता हूँ लेकिन ये चीज़ नहीं छोड़ सकता। सोने से पहले मुझे ये कवर करना है। और वहाँ पर बैठने की कोशिश करना यार। 2 घंटे कंसंट्रेशन लगाकर भी बैठोगे, 1 घंटा भी बैठोगे कंसंट्रेशन लगाकर, तो आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, फिर आ जाओ, फिर ब्रेक ले लो, फिर आ जाओ। अपना इस तरीके से कवर करके बाद में लास्ट में आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो बाकी सारी जगह पर। मैं नहीं कह रहा 8 घंटा पढ़ो, स्टार्टिंग से ही थोड़ा कम समय दो, थोड़े कम समय में सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन कंसंट्रेशन होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग 10 घंटे पढ़कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? कंसंट्रेशन उस लेवल पर नहीं है। इतना ज़्यादा डर, एंजाइटी, प्रेशर होती है सबकी ज़िंदगी में, बट आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन पर काम करना होगा। अब थोड़ा सा टॉपिक से भटकते मतलब यह है कि सर कंसंट्रेशन इंप्रूव कैसे करें? एकमात्र सोल्यूशन मेडिटेशन। थोड़ा समय दोस्तों अपने मतलब आपकी देखो होता है ना, कई सारे लोग यहाँ पर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर लें, वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए सही है, वो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज आपको फिजिकली फिट करेगा, लेकिन मेंटल स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं है, फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और वो मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों, वो आपको एक अल्टीमेट लेवल पर लेकर जाती है। और वो मेंटल स्ट्रेंथ बनती कैसे है? जब हम अपने माइंड में इतने हज़ारों थॉट्स को कम करेंगे। ठीक है, अब थॉट्स आते हैं, सबके माइंड में आएंगे, थॉट्स वो रुकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर सही थॉट को समझना, उसको सही से यूटिलाइज करना, फालतू के थॉट्स को यहाँ पे रिमूव करना, उसको फिल्टर करना है, यही यहाँ पर मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन में ध्यान लगाने बैठते तो हैं भाई, 1 दिन 2 दिन बैठते हैं, फिर लगता है यार ये बकवास है, क्या हो रहा है, ऐसे फ़ायदे नहीं दिखते हैं। आप कम से कम 1 महीना तो करो, उसके बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिखाई देंगे। आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल एक दूसरे स्तर पर दिखाई देगा। आप देखोगे यहाँ पर आप अपने बॉडी पर थोड़ा कंट्रोल कर पा रहे हो। और जो इंसान अपना
जो बॉडी है उसको कंट्रोल कर सकता है, अपने माइंड को अपने हिसाब से चला सकता है, उसकी फिर कोई टक्कर नहीं कर सकता। होता क्या है, हमारा दिमाग हमारे शरीर को चला रहा होता है। भाई हम पढ़ रहे हैं, आप दिमाग कर रहा है यार थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं यार, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ी देर ये कर लेते हैं, और थोड़ी देर करके यार बस थोड़ी देर और, अरे अभी आधा घंटा है यार, आधा घंटा और, वो आधा घंटा 1 घंटे में बदल जाता है। वो क्या है, वो आपकी विल पावर, आपका जो ये मेंटल स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर है, आपका ब्रेन के ऊपर पकड़ नहीं है, आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। वो चीज़ें इंप्रूव हो पाती हैं कैसे, वो चीज़ें इंप्रूव हो पाती हैं मेडिटेशन से, लाइफ में डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से। ये जो तीनों वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिसिप्लिन लाइफ में होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। आप रोज़ पढ़ो, डेली आपने टारगेट सेट करना है, डेली कवर करना है। ऐसा ना हो कि भाई एक दिन पढ़ा, 2 दिन की छुट्टी, फिर 2 दिन पढ़ा, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। और एक बार बॉडी और आपका दिमाग हैबिट में आ गया कि भाई आज मुझे करना ही करना है चाहे कुछ भी हो, तो दोस्तों यहाँ पर फिर आपका जो पूरा रूटीन है वो सेट है। आपको कुछ ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो परेशानी है वो शुरुआती तौर पर है 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन। उसका बाद अपनी बॉडी, आपकी जो बॉडी वो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेगी और उसके हिसाब से चलेगी। एनीवे, आज बहुत सारी बातें हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने आज बहुत सारी बातें यहाँ पर कर दी हैं। फिलहाल आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी लाइफ में। उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। पर्सनली मैंने भी इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। आप भी यहाँ पर करोगे, आपको भी डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। टाइम वेस्ट हर कोई कर रहा है, लेकिन टाइम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग। और जो लोग टाइम का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो हज़ारों में है, और वही हज़ारों करोड़ों लोगों पर भारी पड़े हुए हैं। समझ गए? तो टाइम का बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है। इंस्टाग्राम की रील्स आपके दिमाग को प्लेजर दे रही हैं थोड़ी देर के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एट द लास्ट दिन ख़त्म होगा तो आपको लगेगा यार मैंने दिन बर्बाद कर दिया, पछतावा हो रहा है। तो काफ़ी लोग एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल से। मोबाइल ने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर दी हैं। सर नहीं छूट रही है ये एडिक्शन, क्या करें आप उसके लिए? फ़ोन को बंद करके डब्बे में पैक करके अच्छे से टेपिंग वेपिंग करके बेड में डाल दो या कहीं पर भी रख दो। तो हमारी इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह वो सब यहाँ पे आपने अगर करना है तो आप अपने क्या कर सकते हो, एक कीपैड वाले फ़ोन से सारी चीज़ें कर सकते हो। बाकी जो ये यहाँ पे वीडियोस वगैरह देखनी होती है, भाई घर पे किसी और का फ़ोन होगा, है ना, हमारे पेरेंट्स का होगा, तो उनका फ़ोन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उससे जो वीडियोस वगैरह जो भी अपना इंपॉर्टेंट काम है वो करा, उसको यहाँ पे साइड में रखा, और थोड़े दिनों में ही यहाँ पर वो एडिक्शन भी दूर हो जाएगा। समझ गए? चलिए खैर आते हैं। और आपको पता होगा हमेशा जो है हम अपने इन सेशंस के अंदर में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को कंपाइल करके कवर करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। जिसके पास में समय कम है उसका बेस्ट तरीके से करंट अफेयर्स कवर होता है। इस लेक्चर में मेजरली इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, हिंदुस्तान टाइम्स, डाउन टू अर्थ सभी न्यूज़ आर्टिकल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो। वहाँ पे जाके लिखोगे अगर दीपक यादव एजुकेशन तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, जहाँ पर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। चलिए, तो आज मैं ज़्यादा पेन नहीं चलाऊँगा क्योंकि यार जो पेन टैबलेट है वो घर रह गया है, मैं कहीं और हूँ, काम से आया हुआ हूँ, तो मैं वहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से सारा काम हो जाएगा, डोंट वरी, आपको क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग फतह 2 के बारे में। तो आज का जो थंबनेल बनाया गया है वो इसी आर्टिकल के बेसिस पर तैयार किया गया है। ईरान नाम का जो देश है वो अभी यहाँ पर तेज़ी से आगे ग्रो कर रहा है। ईरान के ऊपर में बहुत प्रेशर भी पड़ा हुआ है। आपको पता है ईरान पिछले 2 सालों में बहुत चर्चाओं में रहा है, और कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा है लंबे समय से। कभी यहाँ पर यूएसए ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, भारत ने तेल परचेज करना बंद कर दिया, चाबार पोर्ट की वजह से चर्चा में रहता है। नाउ फाइनली ईरान ने अमेरिका और इजराइल से भी ज़्यादा खतरनाक एक मिसाइल तैयार कर लिया, वो है हाइपरसोनिक मिसाइल, और जिसको नाम रख दिया है फतह 2। तो आपसे ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फतह 2 हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या था? तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ध्यान रखना है। एक नई और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के साथ में ईरान इसको रिसेंटली अनवील कर चुका है, इसको दिखा चुका है दुनिया को स्पेशली। तो फतह 2 क्या है? फतह मतलब होता है कॉन्क्वेयर करना, एक जीत हासिल करना, फारसी में यहाँ पर बोलते हैं कॉन्क्वेयर। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, एक ऐसी मिसाइल जो कि यहाँ से अगर आप छोड़ते हो और आपका दुश्मन यहाँ पर है तो ये स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में ये तेज़ी से नीचे आएगा। ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि बहुत, जो आपकी स्पीड होती है साउंड की,
तो ध्वनि की स्पीड होती है उससे भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर ये सीधा जाकर अपने टारगेट को हिट करेगा। इसकी स्पीड का कोई तोड़ नहीं है हाइपरसोनिक मिसाइल का। और ये मिसाइल यहाँ पर डेवलप की है ईरान ने। ये ईरान का जो पहले वाला वर्जन था ना फतेह, उसी का ही एक नया वर्जन है, उसी में ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर दिया, इस वजह से इसको फतेह 2 बोला जा रहा है। तो उसी फतेह का पार्ट 2 यहाँ पर ये लोग निकाल कर लिया है। इस मिसाइल के फीचर्स क्या हैं दोस्तों? इसके अंदर में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यहाँ पर यूज़ किया गया है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये खैर वैसे एक रॉ डायग्राम है, ठीक है। इसमें लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट का यूज़ किया गया है, कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। ये ध्यान रखना रेंज कितनी है, इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर और स्पीड है माक 15। माक 15 का मतलब आप समझ रहे हो, ये है हमारी स्पीड ऑफ साउंड से 15 गुना ज़्यादा। 15 गुना ज़्यादा का भी मतलब 18,522 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर यह मिसाइल जा सकती है और अपने 1500 किलोमीटर के टारगेट को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से हिट कर सकती है। समझ गए? इसमें वॉर हेड भी है, बॉम्बिंग वगैरह के सिस्टम भी यहाँ पर जो है लगा रखा है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स कौन सी होती है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल वो वेपन सिस्टम्स होते हैं जिनकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है, यानी कि ध्वनि की यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है। वो 5 गुना ज़्यादा से भी कुछ ज़्यादा हो सकता है, 10 गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो है इसकी स्पीड 15 गुना ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है 5 गुना से ज़्यादा होती है, वो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाता है या हाइपरसोनिक वेपन्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात कर हम लोग तुंगभद्रा नदी के बारे में। तो तुंगभद्रा नदी रिसेंटली चर्चा में थी, मैंने द हिंदू के वीडियो में बोला था, अच्छे से चेक कर लेना। आप लोगों में से कई लोगों ने मैप में देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग इस नदी को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब भी कोई नदी चर्चा में होती है तो क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी होती है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 17 साल का लड़का इस नदी में बह गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में थी। तुंगभद्रा नदी हमारे इंडियन पेनिनसुला की एक मेजर नदी है। इंडियन पेनिनसुला मतलब इंडिया का सदर्न वाला पोर्शन, साउथ वाला पोर्शन, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड एरिया जो कि 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो भारत का ये जो इंडिया साउथ इंडियन वाला पोर्शन है, ये 3 जगह समुद्र से तो घिरा हुआ है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे तो इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये देख पाओगे, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया साउथ वाला पोर्शन। यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुको। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। यार पसीना पसीना हो रहा है हाथ में और लैपटॉप पर भी, तो इस चक्कर में ये जो कर्सर है सही से काम नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो तुंगभद्रा नदी है दोस्तों, ये हमारी कृष्णा नदी की है एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। अब जरा इस मैप को देखो, यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा छोटी छोटी 2 नदियाँ आपको पहले तो दिख रही होंगी। वो 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं ये दिख रही होगी। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको दिख रही है, यह है तुंगा नदी, ठीक है। और यहाँ से जा रही है भद्रा नदी, ठीक है। तुंगा नदी और भद्रा नदी एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। मिलने के बाद में ये दोनों मिलने के बाद में एक नदी बन जाती हैं और इस वजह से इसका नाम तुंगभद्रा पड़ा हुआ है। तुंग और भद्रा 2 नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर और इसके बाद ये जब बहती है तो तुंगभद्रा कहलाती है। और इस तरीके से ये बहती बहती जाकर एक बड़ी नदी में, ये जो बड़ी नदी आ रही है इसमें जाकर मिल जाती है। जो बड़ी नदी आ रही है यही है हमारी कृष्णा नदी, ठीक है। तो कृष्ण नदी को भी इसकी सहायक नदी है ये तुंगभद्रा नदी, ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई? सिंपल तरीके समझ में आ गया ना? आगे आते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं जो कि साथ में मिलकर यहाँ पे मर्ज हो रही हैं। कहाँ पे मर्ज होती हैं? कर्नाटका के अंदर में, स्पेशली शिमोगा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये दोनों नदियाँ मर्ज होती हैं, आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद में तुंगभद्रा नदी बनकर आती है। इसका अगर हम लोग कोर्स देखें किस तरीके से ये बह रही है, तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे जो तुंगभद्रा नदी है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बह रही है, हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे जब ये तुंगभद्रा बनी इस पॉइंट पर, तो ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट में बह रही है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। इधर वाला तो ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये वाला कौन सा कहलाता है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो ये नदी नॉर्थ वेस्ट की साइड पे दोस्तों बहती हुई नजर आ रही है, फिर थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है और जाकर फिर जाके कृष्णा नदी के अंदर में मिल जाती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। और फिर उसके बाद में कृष्ण नदी जाकर फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर में खाली हो जाती है। ये हमारी बंगाल की खाड़ी आपको नजर आएगी। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि ये जो नदी है दोस्तों, इसकी लेंथ है 531 किलोमीटर्स के आसपास और ये हमारे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों से बहती हुई गुजरती है,
ठीक है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज यानी तुंगभद्रा नदी की भी अपनी कुछ सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों में आती है वारदा रिवर, दूसरी है हगारी रिवर। देन उसके बाद में यहाँ पर ये जो रिवर है इनके पास में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी बनाए गए, इसके ऊपर कुछ डैम बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल तुंगा अनिकट डैम हो गया, भद्रा डैम हो गया, हेमावती डैम हो गया और तुंगभद्रा डैम हो गया। दोस्तों ये जो नदी है इसका इम्पॉर्टेंस इतिहास में बहुत ज़्यादा रहा है। आप देखोगे जो हिंदूज़ हैं वो यहाँ पर इस नदी को बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि इस नदी के बारे में रामायण के अंदर में मेंशन किया गया है। रामायण में दोस्तों इस नदी को पंपा के तौर पर दर्शाया गया है, पंपा नदी के तौर पर। हिस्टोरिकल टाइम्स में अगर हम लोग बात करेंगे, जो तुंगभद्रा नदी है इसको हम वारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी हमेशा से ही हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स रही है। स्पेशली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, तो विजयनगर एम्पायर में जो पानी चाहिए होता था, पानी का एक महत्वपूर्ण सोर्स हुआ करती थी ये नदी। स्पेशली जो हम्पी शहर का नाम आपने सुना होगा, तो जो सिटी ऑफ हम्पी है जो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, वो भी इसी नदी के जस्ट किनारे स्थित था। दोस्तों आई होप आपको तुंगभद्रा नदी के बारे में हर एक एस्पेक्ट क्लियर हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, आप रेडी हो उसको सॉल्व करने के लिए, और वो बिल्कुल सही सॉल्व करने के लिए। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, चीनी को लेकर पूरा संगठन है, इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं पिछले कुछ समय में। तो न्यूज़ में क्यों है स्पेशली मैं आपको वो बताता हूँ पहले। तो भारत जो कि चीनी का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, हम बहुत ज़्यादा खाते भी हैं, प्लस हम लोग प्रोडक्शन भी यानी कि इसका उत्पादन भी करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं और दूसरे नंबर पर आने वाले सबसे बड़े उत्पादक हैं इस चीनी के पूरे दुनिया में। तो हाल ही में यहाँ पर भारत को इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की चेयरमैनशिप मिली है, आपने ध्यान में रखना है। तो 2024 की जो यहाँ पर चेयरमैनशिप है ISO की, वो यहाँ पर भारत के पास में है, जिस वजह से न्यूज़ में। तो एग्जामिनेशन में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। एग्जामिनेशन में अगर आपसे कुछ पूछा गया तो सीधा सीधा यहाँ पर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पूछा जाएगा, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। तो ISO दोस्तों क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कई सारी सरकारें यानी कई सारे देश यहाँ पे इसका हिस्सा होंगे, उनकी सरकारें मिलकर आपस में काम कर रही होंगी, ठीक है। और इनका मेन काम यहाँ पर ये है कि लगातार हम क्या करें, दुनिया भर का जो शुगर मार्केट है उसको इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में टोटल 87 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 87 देश वो हैं जो कि 87% दुनिया भर में चीनी का प्रोडक्शन करते हैं, 64% का कंजम्पशन और 92% का शुगर एक्सपोर्ट और 34% इंपोर्ट। ये सब कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दुनिया भर में जो दिया जा रहा है वो इन्हीं 87 कंट्रीज़ के थ्रू दिया जा रहा है, जो कि ISO का हिस्सा है। ISO का जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है वो आपको लंदन में देखने को मिल जाता है। ISO यहाँ पर एग्जिस्ट क्यों करती है, बॉडी इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि जो हमारा 1992 का इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट है इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, लागू किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और ये एग्रीमेंट क्या था दोस्तों, इस एग्रीमेंट में हमारा पहला मेन मकसद ये था कि हम इंश्योर करें, ये पक्का करें कि भैया यहाँ पर दुनिया भर में जो शुगर को लेकर अलग अलग मैटर्स हैं या इससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उस मामले में दुनिया भर की कंट्रीज़ को साथ में मिलकर काम करवाना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाया जाए। दूसरा यहाँ पर एक मंच प्रोवाइड करवा देगा ये इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत ये बोला गया था कि यहाँ पर एक हमको मंच मिलेगा जहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज़ आपस में शुगर को लेकर डिस्कशंस करेंगे कि कैसे दुनिया भर की शुगर इकॉनमी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसको लेकर सारे के सारे डिस्कशंस यहाँ पे इस एग्रीमेंट के तहत दिए गए हैं, यानी इस एग्रीमेंट का ये मेन ऑब्जेक्टिव है और इसी ऑब्जेक्टिव को लागू करने का काम इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन करता है। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों NCC के बारे में यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में बात की जा रही है। काफ़ी सारे लोगों ने अपने स्कूलिंग टाइम पर NCC का एक पार्ट भी बने होंगे, पार्टिसिपेट किया होगा। तो NCC क्या है, ज़रा यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो हाल ही में जो NCC है इन्होंने अपनी 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है 26 नवंबर 2023 में, जिस वजह से NCC चर्चा में है। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता क्या है, ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यहाँ पर ये जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दोस्तों, इसके लिए जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो तैयार हो रहे होते हैं, उनको यहाँ पर एक डिसिप्लिन में लाया जाता है, क्योंकि आर्मी में जो लोग हैं वो पूरी तरह से काम करें एक डिसिप्लिन वे में। अब अगर आप में को आर्मी में जाना है तो उसके लिए कई सारे बच्चे पहले से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ढालने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, अपने आप की ग्रूमिंग करते हैं।
और उसी लिए यहाँ पर दोस्तों एनसीसी का हिस्सा बना जाता है। एनसीसी में यहाँ पर यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हमारे यूथ को ट्रेन किया जाता है, ग्रूम किया जाता है कि वो अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाता है तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर एग्जैक्टली होती हैं, वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन पर्सन बनकर जाए, ठीक है, एक पेट्रियाटिक सिटीजन बनकर जाए। तो ये जो एनसीसी है दोस्तों, ये कब आया? जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट है हमारा 1948 का, इसके तहत दोस्तों ये बॉडी पूरी लेकर आई गई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये बॉडी आती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, हाई स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज़ से, हमारे पूरे भारत भर से, यानी हमारे पूरे इंडिया के हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ से अलग अलग बच्चों को रिक्रूट किया जाता है एज अ कैडेट। उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है ना, परेड्स करवाई जाती हैं, पूरा प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई उनको एक डिसिप्लिन वे में ले आया जाए। और इसका सीधा सीधा फ़ायदा उस बच्चे को मिल जाता है अपने सिलेक्शन के समय पर। अब भैया जो इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्व करना है, वो एनसीसी का पार्ट बनता है। स्टार्टिंग से ही बच्चा बहुत कुछ जानने को मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और उसी सर्टिफिकेट का उसका बेनिफिट मिलता है उसको उसके सिलेक्शन के समय पर। जब वो एग्ज़ाम वगैरह देगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो वहाँ पे उस सर्टिफिकेट से कई सारी छूट मिल जाती है। लगता है कि भैया वो ट्रेन पर्सन है ना, उस बच्चे को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि वो ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुका है, उसको पता है हाँ भाई आर्मी नेवी एयरफोर्स में क्या क्या हो रहा है। वो एक डिसिप्लिन व्यक्ति है, पेट्रियाटिक सिटीजन है, देशभक्त है, समझ गए? तो इस चक्कर में उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, उसको उसके ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के। अब बात आती है एम की। तो एनसीसी का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि भाई जो भी यहाँ पर पर्सन, उसके अंदर में अलग अलग क्वालिटीज़ को डेवलप करना, लीडरशिप की क्वालिटी, करेज, बहादुरता यहाँ पर बनाना, उसको एक बहादुर पर्सन बनाना, समझ गए? प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो एनसीसी को हेड कौन करता है? एक डायरेक्टर जनरल है, वो यहाँ पर इसको हेड करते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको नजर आएगा। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में आईएनएस इम्फॉल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। आईएनएस इम्फॉल मतलब इंडियन नेवल शिप इम्फॉल। ये जो इंडियन नेवल शिप है, लड़ाकू जहाज़ है दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट 15B है, जिसके तहत हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाकू जहाज़ तैयार करे हैं, उसका ये तीसरा जहाज़ है आईएनएस इम्फॉल। हाल ही में यहाँ पर इस आईएनएस इम्फॉल को हमारे देश को प्रेजेंट किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के थ्रू 28 नवंबर 2023 को। इस वजह से चर्चा में है। ये आप देख पाओगे, ऐसा ये पूरा जहाज़ है जिसके ऊपर में बहुत सारे हथियार आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि लगे हुए हैं। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का, ये दोस्तों यहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर है, एक लड़ाकू जहाज़ है। डिस्ट्रॉयर बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, और दुश्मन के जहाज़ को यहाँ पर ये तबाह कर सकते हैं। तो आईएनएस इम्फॉल क्या है दोस्तों? ये तीसरा विशाखापट्टनम क्लास का लड़ाकू जहाज़ है, ठीक है। एक सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है जिसको भारत में तैयार किया गया है। इसकी जो पूरी लेंथ है वो 164 मीटर्स के आसपास है। इसका जो टोटल वजन है वो 7500 टन्स के आसपास है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट है। इसकी स्पीड की बात करेंगे तो 30 नॉट से ज़्यादा, यानी कि 55 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड है। ये जो पूरा जहाज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि बड़े बड़े टास्क को और अलग अलग प्रकार के टास्क को पूरा कर सकता है, बड़े बड़े मिशंस को पूरा कर सकता है दोस्तों। ये यहाँ पर इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और प्लस ये जो जहाज़ है, इसमें इतने सारे वेपन्स का यूज़ किया गया है, जैसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, ब्रह्मोस सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडिजिनियस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, दुश्मन की पनडुब्बी होगी उसको भी उड़ा सकते हैं हम। इस तरीके की सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ की गई हैं। प्लस ये जो पूरा डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हमें दर्शाता है कंगला पैलेस को, कंगला पैलेस, और साथ ही साथ में दोस्तों कंगला सा। ये कंगला पैलेस और कंगला सा क्या है? क्योंकि आपको पता है ये आईएनएस इम्फॉल बेसिकली क्या है दोस्तों? मणिपुर की कैपिटल है ना। तो मणिपुर का एक बहुत बड़ा किला था ये, ठीक है। ये मंगला आपको देखने को मिल जाएगा, और ये एक एनिमल आपको देखने को मिलेगा जिसका मुंह ड्रैगन जैसा है और शरीर यहाँ पर लायन जैसा है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को ये दर्शाता है, कंगला पैलेस और साथ ही साथ में कंगला सा। तो कंगला पैलेस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल साइट रही है मणिपुर के अंदर में। और जो कंगला सा है वो एक ऐसा एनिमल है जिसका ड्रैगन का सर है और लायन की बॉडी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, समझ गए। और मैं आपको बता दूं, आईएनएस इम्फॉल एक पहला कैपिटल वॉरशिप भी है, यानी कि किसी स्टेट की कैपिटल के नाम के ऊपर इस तरीके से हम लोगों ने किसी जहाज़ को तैयार किया है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के बारे में। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। तो हाल ही में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो दुनिया का नया बायोडाइवर्सिटी प्रॉपर फ्रेमवर्क है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर ये पूरा फंड है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारे एनवायरमेंट को बचाने के टारगेट्स हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, ये फंड इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारा नेचर है, हमारा एनवायरनमेंट है, इसकी सुरक्षा की जा सके, उसके ऊपर पैसा खर्चा जा सके और वो पैसा इसी फंड से आएगा। ठीक है, तो इस फंड को क्रिएट किया गया था ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ा सकें अपने नेचर को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं अलग अलग, जिनको खतरा है, सपोज जंगलों में कई बार आग लग जाती है या बाढ़ आ जा रही है, एक्सट्रीम वेदर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों से यहाँ पर बचाना हमारे नेचर को, और उसके लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए होगा। वो सब काम यहाँ पर इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के माध्यम से किया जाता है। ये जो फंड है इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 7th असेंबली में। ये असेंबली किसकी थी? ये थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की। कनाडा वैंकूवर के अंदर में यहाँ पर ये पूरी असेंबली चल रही थी, उस दौरान इस फंड को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और ये फंड क्या करता है? इसका मेन टारगेट है कि यहाँ पर मेन तो 23 टारगेट्स हैं इसके, और वो 23 टारगेट दोस्तों यहाँ पर एक एग्रीमेंट के तहत रखे गए हैं जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको तैयार किया गया था 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के तहत। इसको यहाँ पर आप कह सकते हो हमारा मेन मकसद जो होने वाला है वो यह है कि हम बहुत सारा अमाउंट खर्च करके क्या कर सकें, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें, और जो पैसा बचेगा वो पैसा हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगा सकें। और इसी को लेकर ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड है, इसको लेकर दोस्तों एक प्रॉपर काउंसिल भी है, और वो जो काउंसिल है उस काउंसिल में कई सारे मेंबर्स, 16 मेंबर्स डेवलपिंग कंट्रीज से आते हैं, 14 मेंबर्स डेवलप्ड कंट्रीज से आते हैं, और 2 मेंबर्स हमारे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से आते हैं। ठीक है, और जहाँ इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर में ये सारे कंट्रीज प्रेजेंट होते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और जो भी यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के अप्रूवल के साथ में डिसीजंस को लिया जाता है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है इंडियन ओशन टूना मिशन के बारे में। अब ये टूना क्या है दोस्तों, पहले ये जान लो। टूना बेसिकली एक मछली है, ये आपको दिख रहा होगा, ये टूना वाली मछली है, बहुत ही ज़्यादा महंगी, कॉस्टली आती है, लेकिन इसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा है, और भारत इसका एक बहुत बड़ा उत्पादक भी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं हम टूना फिश का। तो हुआ क्या, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने अभी क्या किया, 19वां जो वर्किंग पार्टी है इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसके तहत यहाँ पर ये बहुत सारा डेटा वगैरह कलेक्ट कर रहे थे टूना फिश को लेकर। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का पूरा कमीशन चर्चा में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन टूना कमीशन क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन क्योंकि इस कमीशन की कई सारे कंट्रीज हिस्से हैं। इंडियन ओशन में स्पेशली यहाँ पे कई सारे देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, वो सभी देश दोस्तों यहाँ पर इस कमीशन का हिस्सा हैं, और वो सब देश आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसका मेन काम क्या है, जो टूना मछली जो है, टूना फिशरीज हैं, इनको प्रॉपर मैनेज करना, इनका प्रोटेक्शन करना। तो दोस्तों जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के बेसिस पर यहाँ पर ये जो पूरा कमीशन तैयार किया गया है, इस कमीशन को अडॉप्ट किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के माध्यम से, जो 105वां सेशन हुआ था रोम में 25 नवंबर 1993 में। इसके तहत ये कमीशन तैयार किया गया। इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी देश इस कमीशन में वर्क कर रहे हैं वो सब आपस में कोऑपरेट करें और अच्छी तरीके से टूना मछली का मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि दोस्तों इंडियन ओशन जो है, भारत का जो ये इंडियन ओशन है, ये 2nd लार्जेस्ट टूना फिशरी है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे बहुत सारी जो टूना मछलियाँ हैं वो पाई जाती हैं, और आज के समय पर IOTC के अंदर में, यानी कि इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर में 31 इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और 2 इसकी कोऑपरेटिंग पार्टीज़ हैं। 2 कोऑपरेटिंग पार्टीज़ कौन कौन सी? लाइबेरिया और सेनेगल। तो IOTC में, इस कमीशन में कौन कौन से देश इसका हिस्सा हैं? इंडियन ओशन की जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं वो इसका हिस्सा हैं, कुछ और कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, और साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स भी इसका हिस्सा हैं। कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि यूनाइटेड नेशन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। सवाल यहाँ पर आपसे अगर कोई पूछा गया तो वो ये पूछा जाएगा, क्या भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है या नहीं है? बिल्कुल, भारत भी यहाँ पर इस टूना कमीशन का हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विक्टोरिया, सीचल्स के अंदर में, तो इसको भी आप बेसिक तरीके से ध्यान में रख सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा डिस्कशन। वैसे तो आप में से कई सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे क्वेश्चंस के लिए, बट आज मैं क्वेश्चंस नहीं लेकर आ पाया हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मैं बहुत लेट रिकॉर्ड कर रहा था, इस वजह से, क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना ही है, अब रेगुलर वीडियोज़ आनी है, तो इस चक्कर में क्वेश्चन नहीं लेकर आ पाया हूँ। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर केवल आज का लेक्चर है। कल से हमारे जो क्वेश्चंस पहले लगते थे वैसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए करते हम लोग आज के अपने इस लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।